अब फिजिक्स का सबसे डिबेटेबल टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ज्यादा डिबेटेबल है। क्यों? क्योंकि ना ग्रेविटी को हम किस नाम से जानते हैं आजकल? ग्रेविटेशन को न्यूटन के नाम से जोड़ा हुआ है। 9th क्लास में क्या पढ़ा है हमने कि न्यूटन ने ग्रेविटी को समझाया। कैसे समझाया? कि दो प्लैनेट के बीच में, दो बॉडी के बीच में इक्वल एंड अपोजिट फोर्स काम करती है, और जो प्लैनेट सन के अराउंड घूमते हैं ग्रेविटी है। एक ऑब्जेक्ट नीचे से डाउन गिरता है, ग्रेविटी है। लेकिन जो आज का ट्रेंड है हमारा, अगर हम आजकल की बात करें या 100 साल पहले की बात करें ना, यहां पर न्यूटन की ग्रेविटी फिनिश हो चुकी है। जो आजकल का ट्रेंड है उसमें ग्रेविटी को न्यूटन नहीं, ग्रेविटी को आइंस्टीन के नाम से जानते हैं। लेकिन जो हम डेली बेस में एक्सपेरिमेंट करते हैं, लाइक डेली बेसिस पे एक्सपेरिमेंट, जैसे सैटेलाइट को लॉन्च करना हो गया, या किसी ऑब्जेक्ट को हम गिरता हुआ देखते हैं नीचे की तरफ, तो उसकी स्पीड को निकालना, सैटेलाइट को लॉन्च करना, इन सब में हम अभी भी न्यूटन को यूज करते हैं। लेकिन जब हम कहीं और स्पेस में जाते हैं, स्पेस में हम बड़े बड़े स्टार्स की बात करते हैं, बड़े बड़े इवेंट की बात करते हैं, लाइक ब्लैक होल की बात करी हमने, इन सब में न्यूटन की ग्रेविटी फेल हो जाती है। फिर आइंस्टाइन शुरू होते हैं वहां पर। अच्छा देखो, ग्रेविटी जैसे हम बोलते हैं हमारे दिमाग में तुरंत न्यूटन आ जाते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है? ग्रेविटी न्यूटन से स्टार्ट नहीं हुई। ग्रेविटी जो है ना, ये एक पूरा का पूरा एक कहानी है, पूरी की पूरी एक कहें कि साइंटिस्टों का मेहनत है, जो निकल के न्यूटन के नाम से ग्रेविटेशन लॉ आया। कैसे जानना है हमें? तो पहले की दुनिया में ऐसा था कि लोगों को सरवाइव करने के लिए एक मैप चाहिए था, उनको घर चाहिए था रहने के लिए। तो वो कहां पर हैं, कहां पर नहीं, इसका वो पता आसमान में देखकर लगाते थे। आसमान में स्टार्स को देखा, उसके थ्रू बताते थे कि मेरी पोजीशन स्टार के थ्रू यहां पर है। क्योंकि स्टार उनके लिए वो ऐसा था कि वो कहीं भी जाए, वो स्टार नहीं बदलता था, रात को अपनी पोजीशन सेम रखता था। लेकिन जब उनको पता चला कि स्टार भी अपनी पोजीशन बदलते हैं, तब उनको गड़बड़ हो गई। फिर वहां से सोचना शुरू किया कि स्टार क्यों अपनी पोजीशन को बदल रहे हैं। तो वहां से धीरे धीरे साइंटिस्टों ने, जो फिजिसिस्ट थे, उन्होंने अपने अपने लॉज बताना शुरू करे कि देखो हमारा नेचर ऐसे काम करता है। उन्होंने क्या सोच के बताया? देखो, हम ये नोट करते हैं कि सन जब मॉर्निंग होती है तो वो एक तरफ से निकलता है, दूसरी तरफ चले जाता है। ये नेचर का लॉ है, जो नेचर को देखा हमने। अच्छा, इसी तरह से मून भी निकलता है, मून भी चले जाता है। दूसरे प्लेनेट जो ज्यादा चमक रहे हैं वो भी निकलते हैं, वो कहीं और चले जाते हैं। तो ऐसे करके हमने नोट किया और नेचर को देखा, फिजिसिस्ट ने देखा। तो जैसे कि अब हम बात करते हैं टोलेमी, ये वो फिजिसिस्ट है जिन्होंने नेचर को देखा। ये दो फिजिसिस्ट, टोलेमी और एरिस्टोटल, इन्होंने नेचर को देख के नेचर कैसे काम करता है हमें वो समझाया। और नेचर कैसे काम करता है इसको क्या बोलते हैं? लॉ, फिजिक्स लॉ। तो इन्होंने हमें फिजिक्स के लॉ समझाए, जिसमें उन्होंने ये बताया कि सब चीजें, सन, मून, दूसरे प्लेनेट, वो सब के सब स्टार क्या कर रहे हैं? वो एक जगह से निकलते हैं, दूसरी जगह पहुंचते हैं। मतलब कि अर्थ को वो ऑर्बिट कर रहे हैं, वो अर्थ के चक्कर लगा रहे हैं। अर्थ एक जगह पर है, बाकी सब उसके चक्कर लगा रहे हैं। उस टाइम पर यूनिफॉर्म मोशन का उतना ज्यादा ज्ञान, उतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी। तो उनको यह लगता था कि जैसे नेचर काम करता है, जैसे दिखता है वैसे ही बोल दो, वैसे ही हम उसको समझेंगे। तो टोलेमी और ये एरिस्टोटल, ये बहुत पुराने थे, लाइक 270 BC, इन सब की बात है, मतलब बहुत पुराने, बिफोर क्राइस्ट। तो इन्होंने नेचर के लॉ को समझाने के लिए हमें यह बताया है कि अर्थ को सब कोई चक्कर लगा रहा है, उसके ऑर्बिट में उसको सब कोई ऑर्बिट कर रहा है, सन भी, मून भी, बाकी स्टार्स भी। तो उन्होंने ये बोला कि अर्थ सेंटर में है और बाकी सब चक्कर लगा रहे हैं। तो उन्होंने एक कॉपी पे, अपनी बुक पर एक डायग्राम बना के समझाया, जिसको हम उस टाइम बोलते थे मॉडल। तो उन्होंने ये समझाया कि अर्थ सेंटर में है। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है? अर्थ सेंटर में, अर्थ सेंटर में है। और जो इनका मॉडल था उसका नाम दिया गया जियोसेंट्रिक मॉडल। अच्छा,
ये जियोस का मतलब क्या है? जियो का मतलब होता है हम अर्थ से रिलेट करते हैं, जियोसेंट्रिक मॉडल, जिसमें उन्होंने अर्थ को बताया सेंटर में, बाकी सब स्टार, बाकी मून, दूसरे स्टार, वो सब अर्थ के चक्कर लगा रहे हैं, अर्थ के चक्कर लगा रहे हैं। इस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया, अर्थ को सेंटर में मानते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ कि जब यूनिवर्स के बारे में सोचा गया कि यूनिवर्स लिमिटेड है कि उससे आगे भी जाएगा, ब्रूनो, क्या सोचा गया था? देखा था हमने एक बार कॉस्मोस में कि यूनिवर्स लिमिटेड है कि वो आगे भी जाएगा। तो उस टाइम पर ब्रूनो ने एक बार ये पहल किया कि यूनिवर्स जितना हम सोचते हैं ये उससे भी ज्यादा बड़ा है। तो उन्होंने कहा कि जो टॉलेमी और एरिस्टोटल के लॉ हैं वो अभी कंप्लीट नहीं है, उनमें कुछ कमियां हैं जिनको पूरा करना पड़ेगा। लेकिन उस टाइम पर, जो पुराना टाइम है, उस टाइम साइंस का और धर्म का, मतलब चर्च का, ये बहुत ज्यादा अच्छा खासा मेल नहीं था। मतलब उस टाइम ये माना गया था कि जो टॉलेमी और एरिस्टोटल ने कहा कि अर्थ सेंटर में है तो चर्च ने भी माना। लेकिन जब दूसरे फिजिसिस्ट ने कहा कि अर्थ सेंटर में नहीं है, सन सेंटर में है, तो चर्च को यह लगा कि हम उनके कहने पर अपनी बुक बदल दे क्या? अगर ऐसा बदल देंगे तो लोगों का धर्म पे से विश्वास उठ जाएगा। तब उन्होंने धर्म को आगे रखने के लिए फिजिसिस्ट की बात नहीं मानी कि सन सेंटर में। लेकिन लेटेस्ट अभी क्या जानते हैं हम कि सन सेंटर में है, ठीक है। ओके, देखो, ये शुरुआत ऐसे हुई कि सबसे पहले फर्स्ट मॉडल एरिस्टार्कस ऑफ सेमोस, इन्होंने सबसे पहले सन को सेंटर में बताया था और बाकी सब उसके ऑर्बिट कर रहे हैं। कैसे बताया था उन्होंने? तो अपनी ऑब्जर्वेशन से उन्होंने चीजों को ऑब्जर्व किया, नजरिया अपना देखा। उस टाइम ना कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा कुछ नहीं था, केवल ऑब्जर्वेशन आप कैसे कर सकते हो उस पर आपकी बात चलती थी। तो एरिस्टार्कस ऑफ सेमोस ने अपनी ऑब्जर्वेशन के थ्रू, अपनी इमेजिनेशन के थ्रू यह समझाया कि जो सन है वो सेंटर में है, और जब सन सेंटर में होता है तो सन को बोलते हैं हीलियो सेंट्रिक मॉडल। जब सन को सेंटर में रखा गया तो मॉडल दिया, उसका नाम हीलियोसेंट्रिक मॉडल, हीलियम से बना हुआ हीलियोसेंट्रिक मॉडल, सन एट द सेंटर। अच्छा, लेकिन इनकी इमेजिनेशन पर चर्च कैसे विश्वास करेगा? जब तक कोई प्रूफ ना हो कोई विश्वास नहीं करेगा। तो इनके पास कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं था। सेम थिंग जब इनको कॉपरनिकस ने स्टडी किया, ये भी प्रोफेसर रहे, जब इन्होंने स्टडी किया तो इन्होंने भी थोड़ा बहुत इनकी बात पे विश्वास मानना शुरू किया, क्योंकि ये भी लोग नई रिवॉल्यूशन लाना चाहते थे। तो न्यू रिवॉल्यूशन के लिए इन्होंने सोचना शुरू किया कि वाकई में सन सेंटर में है कि नहीं। फिर इन्होंने मॉडल दिया कि सन सेंटर में है, लेकिन कोई प्रूफ नहीं था। उसके बाद जब गैलीलियो आए, तो गैलीलियो तो वैसे भी फिजिसिस्ट एक अच्छे खासे थे। हाँ, उनके हमने लॉज पढ़े हैं, प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ये बहुत ही कमाल के फिजिसिस्ट थे, प्रोफेसर गैलीलियो गैलीली। इन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन से, कैसे किया ऑब्जर्वेशन, इट इज इंपॉर्टेंट। गैलीलियो वो पहले फिजिसिस्ट हैं जिन्होंने स्पेस में देखा। क्यों, कैसे? तो इन्होंने एक टेलीस्कोप को डिवाइस किया, एक मॉडल दिया और उसको बना के किसी ने इनको दिया। अब उस टेलीस्कोप से इन्होंने स्पेस में देखा, जुपिटर को नोट किया और उसके मून को देखा। जुपिटर को जब उन्होंने नोट किया तो कभी मॉडल ऐसे, तो जुपिटर ऐसे देखा, कुछ मून ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे। ऐसे पिक्चर बहुत फेमस है, गैलीलियो के नाम से डालोगे ना गैलीलियो ऑब्जर्वेशन, बहुत सारी पिक्चर आएंगी। उन्होंने जुपिटर, सैटर्न, इन सबको ऑब्जर्व किया, हर स्टार को देखा, ऑब्जर्व किया, और उनको यह श्योर हो गया कि जिस तरह से मून जुपिटर के चारों तरफ घूमते हैं वैसे ही सन के चारों तरफ सारे प्लैनेट घूमते हैं। लेकिन इनको श्योर तो था, कोई प्रूफ नहीं था कि यह बात कैसे सच निकले। इनकी बात भी धर्म ने नहीं मानी।
धर्म को लगा, चर्च को लगा कि गैलीलियो की जो बात है वो प्रोफेसर है, वो सबको बताने लगे ये बात, और उनको चर्च ने वार्निंग दी कि अब आगे से मत बताइए। लेकिन इनको अपनी बात पे श्योर था, ये थोड़ी बहुत बताना शुरू किए। फिर चर्च ने इनको सजा दी कि इनको जेल में डाल दिया गया था और वहीं पर इनकी डेथ हो गई थी। बट ही वॉज अ ग्रेट फिजिसिस्ट, और इनकी बात में सच्चाई थी, जो कि यहां से शुरू हुई। लेकिन ना, ये बात अभी इतनी सिंपल नहीं है जितनी हम इसको देख रहे हैं और समझ रहे हैं। इसमें कई पीढ़ियां लग गई थी, और आज तक ग्रेविटी पे चल रही है रिसर्च। ये सोचो, जिसके पास टेलीस्कोप नहीं, कोई ऑब्जर्वेशन करने के लिए सामान नहीं, उन्होंने ये बात कैसे बताई होगी कि अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती है। इवन इससे बड़ी सरप्राइज वाली बात ये कि अर्थ अपनी एक्सिस पे तो घूमती ही घूमती है, साथ में उसकी एक्सिस भी साथ में ऐसे चक्कर लगाती है। जैसे एक फैन, फैन देखा है ना, जो टेबल फैन होता है वो अपनी एक्सिस पे भी घूमता है, और वो फैन ऐसे भी चलता है। शादी पार्टियों में देखा होगा ना, तो वो क्या करता है, वो फैन अपनी चारों तरफ इस तरह से घूम के वो प्रिसिशन करता है। जैसे लट्टू जब वो घूमता है तो अपनी एक्सिस पे भी वो ऐसे भी नाचता है, ऐसे भी, उसको बोलते हैं प्रिसिशन करना। तो ये बात कि एक्सिस भी खुद घूम रही है ऐसे करके, और वो बहुत टाइम लगाती है अपनी वापस पोजीशन पर आने के लिए, ये बात को कैसे बताया होगा उस टाइम। सरप्राइजेबल है ये कि एक्सिस भी प्रिसिशन करती है। लेकिन जिन्होंने ये काम किया वाकई में एक काबिल तारीफ है, तारीफ के काबिल। ओके, लेकिन हमारी जो ग्रेविटी की स्टडी है ना, ये यहीं पर खत्म नहीं होनी चाहिए। रियली में बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें नोट करने वाली चीज है, क्योंकि अब तक जो वियर्ड चीजें मानी जाती है, उन वियर्ड में से एक सबसे वियर्ड है ग्रेविटी। हाउ डज इट वर्क? चलो एक बार थोड़ा थोड़ा हम इसको पढ़ते हैं और जान रहे हैं कि क्या क्या हुआ पहले। अच्छा, गैलीलियो की बात जब नहीं मानी गई, तब एक प्रोफेसर और टाइको ब्राहे, इन्होंने क्या किया ना, स्पेस में ऑब्जर्वेशन शुरू किया, अपने खुद के ऑब्जर्वेटरी एक्सपेरिमेंट बनाए, डिवाइस बनाए, मॉडल बनाया। टेलीस्कोप नहीं था उनके पास। देखो, जब आप किसी भी हिस्टोरिक प्लेस पे जाओगे ना, वहां पर एक बड़ा सा गोल का बना रहेगा, और उसमें ऐसे करके एक डंडी लगी रहेगी। कई जगह पे अगर देखा होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको वीडियो में डाल दूंगा एक बार। उनके पास अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट थे, वो अब आज तक रखे जाते हैं। इस तरह से बनाए गए, इसमें इस तरह डंडे लगाए गए, इस तरह से, इस तरह से, और कुछ गोल होते हैं, लाइक इस तरह से बनाए गए। इसमें खूब सारी जालियां थी ऐसे करके, और इसको स्टैंड बनाया दिया ऐसे करके। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत उनके डिवाइस हुआ करते थे, और उससे ये एक्सपेरिमेंट करते थे। इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने, टाइको ब्राहे ने स्पेस में देखकर स्पेस को ऑब्जर्व किया, स्टार्स को ऑब्जर्व किया, उनकी पोजीशन को, प्लैनेट्स को, इन सबको। तो इनकी ऑब्जर्वेशन वाकई में कमाल निकली, और इतनी सटीक निकली कि आज की वैल्यू से एकदम एक्यूरेट मैच करती है लगभग। बट इनकी ऑब्जर्वेशन ने ही हमें समझने के लिए एक नॉलेज दिया कि क्या हो रहा है स्पेस में। तो टाइको ब्राहे की ऑब्जर्वेशन इतनी सारी थी, इतनी सारी, कि उसको पढ़ना समझ लो कि नामुमकिन के बराबर हो गया था। एक कमरा पूरा इनकी ऑब्जर्वेशन के पेज से भर गया था, और इनकी वही ऑब्जर्वेशन करते करते डेथ हो गई। बट इनको जिन्होंने असिस्ट किया था, जोनेस कैपलर, इन्होंने इनकी ऑब्जर्वेशन में से कुछ चीजें नोट की, और नोट करके ये पता लगाया कि स्पेस में हो क्या रहा है। और अगर इनकी नोट की हुई बात को अब अगर मैं बताऊंगा आपको, वो आप समझना कि वो आज जितना उन्होंने ये ऑब्जर्व करके बताया, वो एकदम मैच कर रहा है कि नेचर में क्या हो रहा है। तो जोहानस कैपलर ने क्या ऑब्जर्व किया, इसको देखना है भी, ठीक। अच्छा, लेकिन आज का नेचर हम क्या पढ़ रहे हैं? ग्रेविटी क्या है? एक फोर्स है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं अभी तक न्यूटन कहीं नहीं आया, क्योंकि फोर्स के बारे में न्यूटन ने बताया था।
अभी कौन चल रहे हैं? ये पुराने पुराने फिजिसिस्ट, जोहानस केपलर। यहां पर ग्रेविटेशन नाम का कोई चीज नहीं था। ग्रेविटेशन मतलब फोर्स, यहां पर अभी फोर्स का कोई जिक्र नहीं है, केवल ऑब्जर्वेशन और केवल मॉडल और केवल इमेजिनेशन, इन सब बातों पर चल रही है दुनिया। अच्छा, इनकी ऑब्जर्वेशन क्या थी? लेट्स बी सी। और इनकी ऑब्जर्वेशन जो थी वो नेचर था, नेचर को देख के इन्होंने बताया, तो उसको बोलते हैं लॉज, केपलर्स लॉ। ठीक है, देखते हैं एक बार। तो पहले थोड़े से केपलर्स लॉ को देख लेते हैं एक बार। बेसिकली इसके 3 लॉज हैं जो फिजिक्स को समझने में हेल्प करते हैं। देखो, नंबर 1, और लॉज क्या है ये हमने डिस्कस किया अभी, कि नेचर कैसे काम कर रहा है उसको समझने के लिए जो कानून बनाया है उसको हमें पढ़ना है। पहला क्या है कि ऑर्बिटल लॉ के बारे में। ये अच्छा, ऑर्बिटल लॉ में क्या है? ऑब्जर्वेशन से ये पता चला कि ऑल प्लैनेट्स ऑर्बिट अराउंड सन, कि सब प्लैनेट सन के अराउंड ऑर्बिट करते हैं इन इलिप्टिकल पाथ। इलिप्टिकल पाथ का मतलब कि ये देखो, ये सर्कल है और ये इसकी रेडियस, तो सर्कल का जो ये रास्ता होता है इसको बोलते हैं सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ। इसी तरह ये जो रास्ता है इसको बोलेंगे इलिप्टिकल पाथ। तो ऑल प्लैनेट्स ऑर्बिट अराउंड सन इन इलिप्टिकल पाथ विद सन सेंटर, सन को सेंटर मान के, एट वन ऑफ द 2 फोसाई। ये लाइन क्या है और ये कहां से आई? ये लाइन ये तभी समझ में आएगा जब पहले ये समझो कि इलिप्टिकल पाथ, इलिप्टिकल शेप ये क्या होती है। अच्छा, अगर हम ये देखें कि इसका एक सेंटर, एक रेडियस, और सेंटर से फिक्स डिस्टेंस पर जो पार्टिकल घूमता है और वो एक पाथ बनाएगा, वो सर्कल होगा। अच्छा, लेकिन एलिप्स में क्या होता है? देखो, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है कि एक बॉल को पकड़ के ऐसे साइड से खींच दिया, ऐसे दबा देंगे ना तो ऐसा बन जाएगा, और इसकी शेप ऐसी ही होती है एलिप्स की। इसमें क्या होता है? इसमें 2 सेंटर होते हैं, 2 फोकस, सेंटर नहीं बोलेंगे, ठीक। ऑर्बिट अराउंड सन विद इलिप्टिकल पाथ, इन इलिप्टिकल पाथ विद सन एट, सेंटर हटा देते हैं यहां से, सेंटर सही वर्ड नहीं है। सेंटर तब लगाते हैं जब किसी का एक पॉइंट होता है फोकस वाला, इसमें 2 पॉइंट है। सर्कल और एलिप्स, ये शेप अलग कैसे हो गई? अगर हम नेचर को देखें कि मेरे पास एक रबर, उसको पकड़ के मैं सर्कल भी बना सकता हूं और उसको मैं ऐसे स्ट्रेच करके ऐसे रख दूंगा, एलिप्स बन जाएगी। ये है एक ही चीज, वो क्या है? वो ये है एक ज्योमेट्री शेप, ज्योमेट्रिकल शेप। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? सर्कल का एक सेंटर होता है, जो सेंटर है उसे क्या अराउंड बॉडी घूमती है, उसको हम फोकस भी कहते हैं। एक सेंटर है, उसी के अराउंड बॉडी घूमते, फोकस। लेकिन एलिप्स में 2 फोकस होते हैं, एक इधर एक इधर। ये फोकस कैसे होते हैं इसको समझना। मानो कि आपने यहां पर 2 कील लगा दिया, कील से दोनों पे धागा बांध दिया, ऐसे करके उस धागे से पेंसिल को फंसाया और पेंसिल को ऐसे घुमा दो, तो ये शेप मिल जाएगा आपको। जो कील थी ये, वो पेंसिल फिक्स धागे के साथ वो घूम रही है, तो ये शेप बना लेगी, ये एलिप्स बन जाएगा ऐसे करके। यहां पर ये जो लाइन होती है इसको हम एक्सिस बोलते हैं, इसको भी हम एक्सिस बोलते हैं। अच्छा, यहां पर जो ये एक्सिस है, ये वाली बड़ी दिख रही है आपको और ये वाली छोटी। इसमें देखो क्या होता है, इसमें ये एक्सिस, ये भी एक्सिस, ये भी एक्सिस, ये भी एक्सिस, और इसमें जितने भी एक्सिस हैं वो सब इक्वल है, जिसको हम रेडियस, डायमीटर बोलते हैं। इसमें ये दोनों अलग अलग हैं, इसीलिए जो बड़ी है उसका नाम हमने दिया मेजर एक्सिस, और जो छोटी वाली है उसका नाम माइनर एक्सिस। तो जो एलिप्स बना हुआ है ना, ये मेजर एक्सिस के रेस्पेक्ट में बनाया गया है, इसको ध्यान में रखते हुए। अब
यहां पर ये जो शेप है, ये शेप ऐसी होगी या कुछ ऐसी भी होगी, अब सेंटर पास आ गए, या ऐसी होगी, या फिर ये ऐसी भी हो सकती है। और ये धीरे धीरे क्या बन रहा है, एक सर्कल। ये जो शेप है, जब तक दो फोकस आपको दिख रहे हैं, ये तब तक इसको एलिप्स बोलेंगे। तो एलिप्स कब तक है ये, जब तक इसमें दो फोकस हैं। और जो दो फोकस हैं उसका प्लूरल हमने क्या लिख दिया, फोसाई। ये फोसाई यूज किया ना, ये फोसाई, जब तक दो फोकस हैं। अगर ये दो फोकस एक बन जाएगा तब इसको क्या बोलेंगे हम, एक सर्कल। समझ में आ रहा है आपको धीरे धीरे कि ये एलिप्स में और सर्कल में क्या डिफरेंस है। इसमें दो फोकस, इसमें एक। ये जो फोकस इसके बदल रहे हैं, ये कौन डिसाइड करता है, ये एक मैथमेटिक्स होती है छोटी सी, उसको बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। ये डिसाइड करती है। इसकी कुछ वैल्यू आती है, लाइक 1 से कम। जब आप 11th, हाँ चैप्टर नंबर तो मुझे याद नहीं, कॉनिक सेक्शन पढ़ोगे तो आपको ये पढ़ने को मिलेगा, जिसमें कि एलिप्स की शेप को डिसाइड कौन कर रहा है, इसेंट्रिसिटी। मैथमेटिकल नंबर से पहचान लेते हैं कि ये शेप कैसी है, ऐसी है कि ऐसी है कि ऐसी है कि ऐसी है। और आपको एक बात और बताता हूं मैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सबकी इसेंट्रिसिटी अलग अलग है। तो क्या समझ गए, इसके अलग होने से क्या समझ गए कि सबका पाथ अलग अलग है। कोई ऐसे में घूमती है तो कोई ऐसे में, कोई ऐसे में तो कोई और अजीब शेप में। और इनकी इसेंट्रिसिटी ये डिसाइड करती है कि उनका पाथ कैसा है। तो सब प्लैनेट का पाथ इलिप्टिकल तो है, लेकिन हर किसी का पाथ एक जैसा नहीं है, सबका अलग अलग है। मरकरी का अलग है, सबका अलग है। इसका मैं एक छोटा सा चार्ट निकालूंगा और वो मैं वीडियो में डाल दूंगा कि सबकी इसेंट्रिसिटी अलग अलग, मरकरी की अलग, वीनस की अलग, अर्थ की अलग, जुपिटर की, मार्स की। लेकिन एक बात समझ में आ गई, वो ये कि जितने भी प्लेनेट हैं अगर उनके दो फोकस हैं, ठीक, तो वो कौन से पाथ में घूमेगी, इलिप्टिकल पाथ में। लेकिन फोकस क्या, फोकस वो पॉइंट जिसके अराउंड ये बॉडी घूम रही है, ये प्लेनेट घूम रहा है। किसके अराउंड घूम रहा है, इसके कि इसके, अब ये हमें कंफर्म नहीं है। हम मान लेते हैं फिजिक्स समझने के लिए कि सन यहां पर है, क्योंकि सन एक टाइम पे दो जगह तो होगा नहीं। तो हमने मान रखा है फिजिक्स में कि सन कोई भी दो फोकस में से एक पर है, इसलिए क्या लिखा है, विद सन एट वन ऑफ द टू फोसाई, दो फोकस में से एक पर है। यहां पर मान के अब ये घूम रहा है कंटिन्यू। जब ये यहां पर आता है तो ये डिस्टेंस है। जब एकदम दूर है इस पॉइंट को बोलते हैं अपेजी, अप हीलियन। जब ये पास होता है तो इस पॉइंट को बोलते हैं पेरिहीलियन, पेरिजी। ये वर्ड याद रखना आप, जब आप स्पेस के बारे में पढ़ोगे, एस्ट्रोनॉमी, ये वर्ड बार बार यूज होते हैं कि अर्थ कहां पर है, ये पेरिजी पर है कि अपेजी पर है। ठीक है। अच्छा, एक कभी मूवी आई थी ना मिशन मंगल, क्या था उसमें दिखाया था कि जब अर्थ पेरिजी पर आती है उसकी रफ्तार बढ़ जाती है, और ये अपेजी पे जाती है रफ्तार कम हो जाती है। अपेजी का मतलब अपहीलियन, हीलियन मतलब सन सेंटर में, पेरिहीलियन मतलब कि वो सन सेंटर में लेकिन वो सबसे पास वाले पॉइंट पर है। तो जैसे ही हम अगर पेरिहीलियन बोलें, समझ जाओ कि वो सन के पास है, और अपहीलियन बोले तो दूर है ना। अब समझो यहां पर क्या हो रहा है ना, कि प्लेनेट सबके सब इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं। अब यहां से केपलर ने हमें क्या समझाया, इसको समझना। अभी मैं इसके बारे में और बताऊंगा थोड़ा सा और, लेकिन एक बात और जान लो थोड़ी सी। देखो, केपलर को इतना पता लग गया था कि सन के अराउंड सब प्लेनेट घूम रहे हैं, और आज की हमारी नॉलेज क्या है, सेंटर ऑफ मास के अराउंड। बट चलो, उस टाइम के लिए
सेंटर ऑफ सन। तो उस टाइम पर सन के अराउंड बॉडी घूम रही है, सारे प्लेनेट। तो केपलर ने ये लॉ दिया और ये समझाने की कोशिश किया कि देखो वर्ड क्या यूज किया था, मोटिव पावर रेडिएटेड बाय सन विच कॉजेस इलिप्टिकल ऑर्बिट। मोटिव पावर मतलब मोशन कराने वाली पावर, मतलब कि सन एक पावर निकाल रहा है, पावर रेडिएट करता है, उसके थ्रू सारे के सारे प्लेनेट उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। ये समझाया केपलर ने, मोटिव पावर रेडिएटेड बाय सन। ओके, अब ये घूम तो रहे हैं, साथ में और इंपॉर्टेंट बात क्या बताई उन्होंने, इसको समझो। उन्होंने कहा था कि जो ये एलिप्स होता है, एलिप्स की प्रॉपर्टी क्या है? एलिप्स की एक प्रॉपर्टी ये है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इन दोनों को अगर ऐड कर दें r1 प्लस r2, ये हमेशा फिक्स रहती है। और वो जाहिर सी बात है, क्यों फिक्स रहेगी ये समझो। ये क्या था, एक हमने धागा माना था ना, तो धागा थोड़ी ना बड़ा हो जाएगा, तो उसको जितना लेंथ थी अभी भी उतनी है। सोचो कि जब ये इधर आएगा ना, तो ये धागे की लंबाई कम लेकिन इस वाले की ज्यादा, तो जैसे ये कम होता है ये वाला ज्यादा हो जाता है, और अगर ये ज्यादा होता है तो वो कम हो जाता है डिस्टेंस। ये प्रॉपर्टी थी उसकी, इसमें कोई ऐसा अभी नोट करने वाला नहीं है, आगे मिल जाएगा। तो ये इनका फर्स्ट लॉ है कि ऑल प्लैनेट्स ऑर्बिट अराउंड सन इन इलिप्टिकल पाथ विद सन एट वन ऑफ द टू फोसाई। समझ में इसका मतलब कि वो किसी ना किसी एक पर है। तो पूरा का पूरा यूनिवर्स ऐसे ही काम कर रहा है। लेकिन अभी इलेक्ट्रिकल शेप को लेकर 11th क्लास में आपका ज्यादा नहीं है कि कैसे मरकरी का पेरिहेलियन बताया, बाकी सब जितने प्लेनेट हैं उनका पेरिहेलियन बताया, उसकी कैलकुलेशन। अभी के लिए बस थोड़ा बहुत नॉलेज है बेसिक, वो समझना है। मैं आपको और बताऊंगा बट धीरे धीरे करके। सेकेंड लॉ पे चलते हैं इनके। देखो लॉ ऑफ इक्वल एरियाज में क्या था, उन्होंने अपनी कैलकुलेशन के थ्रू ये पता लगाया कि जब प्लेनेट एक पोजीशन P1 पर होता है, देन उसके बाद वो कुछ टाइम लेकर T1 टाइम लेकर P2 पर पहुंचता है। और हम अपनी सब नॉलेज को अगर मिलाएं तो हम क्या बोलेंगे, ये लगभग हम इसको क्या कहते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और ये डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए जो स्पीड चाहिए वो लीनियर स्पीड है ना, और एंगुलर स्पीड अलग होती है कि कितना एंगल बना रहा है, यहां पर कितनी दूर चल रहा है, कितनी स्पीड v1 है ना। और ये डिस्टेंस अलग अलग है यहां से, तो ये डिस्टेंस मान लो r एक बार क्यों माना, ये दोनों क्यों नहीं माना कि r1 r2। सोचो, अब बताता हूं आपको मैं। ये जो हमने P1 P2 की पोजीशन मानी है ना, ये बहुत ही पास में चेंज हुआ है। अभी डायग्राम में दूर बताया मैंने, लाइक P1 यहां तो P2 लगभग यहां, बहुत थोड़ा सा चेंज इतना। और इसमें ये दोनों r लगभग इक्वल होंगे, इसलिए मैंने एक बार लिखा है। ठीक है, अच्छा डायग्राम में समझाने के थोड़ा बड़ा बनाना पड़ा। ये जो एरिया कवर होगा, ये ट्रायंगल का एरिया, ठीक, ये एरिया, और यहीं से जब यहां पर अर्थ होगी और फिर वो यहां से चल के यहां पर आएगी, तो अब इस बार टाइम कितना T2, स्पीड कितना v2, और ये जो चल के आई ये भी लगभग r मान लेते हैं, r1 r2 क्योंकि ये और ये अलग अलग है डिस्टेंस। तो यहां पर जो एरिया कवर हो रहा है, ये एरिया और ये एरिया उनके कैलकुलेशन से इक्वल आया था। मन में डाउट तो आ रहा होगा ना क्यों इक्वल था, अभी समझ में आएगा आपको। इसके आगे देखो एक और, जब वो r1 से r2 पर आया है, तो r1 से r2 यहां से यहां, और रोटेशन कैसा है, इस तरह से। तो यहां पर ये पोजीशन T3 टाइम में स्पीड कितनी v3, और यहां से ये पोजीशन कितनी r3। अब एक बात सुनो, देखो यहां पर जो स्पीड दिख रही है आपको वो कितनी है, v1। यहां जो स्पीड है वो कितनी है, v2, और यहां की स्पीड v3। और डिस्टेंस भी अलग अलग है, r1 r2 r3। देखो v1 v2 और r1
R2 और R3। क्या पता चल रहा है आपको कि स्पीड जब सन के अराउंड अर्थ घूमती है उसकी स्पीड फिक्स नहीं है, उसका V1 V2 V3 बदलता है ये। लेकिन उन्होंने ये समझाया अगर हम एंगुलर मोमेंटम को समझें तो क्या होता है एंगुलर मोमेंटम? वो होता है कि प्लेनेट का जो मास है वो m रहेगा फिक्स हमेशा, V1 R1 यही रहेगा ना। और एंगुलर मोमेंटम जब अर्थ सन के अराउंड घूमती है हमने पढ़ा कि वो कंजर्व रहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जब वो सन के अराउंड घूमती है, सन को ऑरिजिन माना है ना। अच्छा, तो मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो m v2 r2 जब ये यहां पर है, इसी तरह से इक्वल m v3 r3। यहां पर देखो ये चीज क्या है, एंगुलर मोमेंटम, और ये भी एंगुलर मोमेंटम। जब r1 इतना है, मतलब यहां पर r1 कैसा है, r1 इज ग्रेटर देन r2। लिखे यहां पर r1 इज ग्रेटर देन r2। अब देखो ये बड़ा है ये छोटा है, तो दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं? इसको बैलेंस करना पड़ेगा ना। तो इक्वल ये तभी हो सकते हैं, देखो ये बड़ा है ये छोटा है r2 बहुत छोटा। इक्वल तभी होगा जब इनकी वेलोसिटी अलग अलग होगी, जिसका डिस्टेंस ज्यादा वेलोसिटी कम, और जिसकी डिस्टेंस कम वेलोसिटी ज्यादा। अब ये बैलेंस हो जाएगा, अब बैलेंस करके ये इक्वल आ जाएगा। तो यहां से कंजर्वेशन बना रहेगा। इसी कैलकुलेशन से उनके दिमाग में आइडिया आ गया कि जब प्लेनेट दूर रहेगा उसकी स्पीड कम रहेगी, और ये उन्होंने अपने लॉ में डाल दिया। क्या डाला उन्होंने? मोटिव पावर रेडिएटेड बाय सन ड्यू टू विच ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन, एज प्लैनेट्स मूव अवे फ्रॉम द सन इट्स स्पीड ऑफ ऑर्बिटिंग गोज डिक्रीजिंग, मतलब गोज स्लो डाउन। वो उतना ही धीरे होता जाएगा, और जो जितना पास रहेगा वो उतनी तेजी से घूमेगा, है ना। और ये दिखता भी है यहां से, तो उन्होंने अपने लॉ में डाल दिया कि जो जितनी दूर जा रहा है प्लेनेट। देखो केपलर ने ये जो स्टेटमेंट कहा ना, इसको दिमाग में रखना है। क्यों? हम न्यूटन के लॉ को पढ़ते हैं कि ये सेम टू सेम दिख रहा है, लेकिन हम केपलर को भुला देते हैं कि ये केपलर ने पहले कहा था। तो केपलर ने क्या कहा था कि जो प्लेनेट जितना दूर रहेगा उसकी रफ्तार उतनी कम, उसकी रफ्तार उतनी कम, और जो जितना पास रहेगा उसकी रफ्तार उतनी ज्यादा। किससे पास किससे दूर? ऑरिजिन मतलब सन, ये सन से, ठीक है ना। और ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है ना। अच्छा, इसको एक और तरीके से देखो जिसको हम लॉ ऑफ एरिया बोलते हैं। उन्होंने कहा था कि ऑल प्लैनेट्स, जितने भी प्लैनेट है, जब वो P1 से P2 जाएगा फिर Q1 से Q2 जाएगा, तो वो एरिया, जो इतना एरिया होगा, यही एरिया इसके इक्वल होगा। तो इसको स्टेटमेंट में क्या लिखा? प्लैनेट स्वीप्स एरिया इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। स्वीप मतलब जो एरिया कवर करते हैं उनका टाइम ऑफ इंटरवल इक्वल टाइम में, मतलब कि 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में जो एरिया A1 होगा वही 1 सेकेंड में एरिया A2 होगा, और ये दोनों इक्वल रहेंगे अगर टाइम इंटरवल सेम है तो। इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल, टाइम को सेम बनाओगे तभी कंपैरिजन होता है, और कंपैरिजन में क्या निकला? इक्वल। अच्छा, कैसे लिखा उन्होंने? मैंने आपको अभी बताया था ना कि ये डिस्टेंस इतनी पास है कि लगभग ये एक सीधी लाइन है, और अगर ये सीधी लाइन की तरह है, इसको ऐसे बनाए और ऐसे बनाए तो क्या बन जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो लगभग कैलकुलेशन के लिए ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहां पर बेस कितना है? V1 T1, और T1 कितना है? 1 सेकेंड। तो यहां पर लिख लेंगे, अगर लॉ ऑफ एरिया के लिए, लॉ ऑफ एरियाज, इसके लिए लिख लेते हैं फॉर 1 सेकेंड एरिया कवर्ड, एरिया कवर्ड बाय प्लैनेट इज इक्वल्स टू हाफ, एंड बेस क्या है? V1, है
और टाइम t1 कितना है 1 सेकेंड, ठीक हटा दिया 1 सेकेंड, और हाइपोटेनियस या परपेंडिकुलर ये r1, यही हाइपोटेनियस भी मान लेंगे और यही परपेंडिकुलर भी, एक ही बात है ये और ये तो r1 इंटू v1 लिखना चाहिए था, बट इट इज ओके, क्योंकि बेस क्या है r1 और जो परपेंडिकुलर है वो v1 है। अब देखा जाए तो मल्टीप्लाई में आगे लिखो पीछे लिखो डजंट मैटर, और जितना एरिया ये कवर करता है उतना एरिया ये भी कवर करता है, इसलिए दोनों का एरिया इक्वल होगा, तो हाफ v2 इंटू r2। अब देखना क्या निकल के आएगा रिजल्ट, ये कैंसिल, तो v1 r1 इक्वल्स टू v2 r2। यस, अब कौन रोटेट कर रहा है, प्लैनेट। अगर उसके मास को मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, और ये क्या है एरिया कवर्ड, मास को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिल गया, एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसीलिए फिजिक्स में कहा गया कि जो लॉ ऑफ एरियाज है इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो लॉ ऑफ इक्वल एरियाज बेस्ड एंगुलर मोमेंटम। और हमें एक बात अच्छे से पता है कि जब अर्थ यहां घूम रही है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, पढ़ा था हमने ना। अगर वो कंजर्व है तो ऐसी कंडीशन बनेगी, और अगर ये कंडीशन है तो एरिया भी इक्वल कवर होता है। ये देखो ना, अगर वाकई में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है तो एरिया भी इक्वल कवर होगा, और ये बात सही है। इसलिए सेकंड लॉ को अभी तक हम पढ़ते हैं कि ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड सन कवर्स इक्वल एरिया या स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। इसकी स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं मैं क्योंकि बुक में है, बाकी आप लिख लेना जो आपका मन करे इसको समझ के, कि प्लैनेट P1 से P2 जाएगा, Q1 से Q2 जाएगा, and it will cover some area A1 and again it will cover some area A2 and this area will be equal according to law of areas। ये भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इनका ब्यूटीफुल लॉ है, इस लॉ की मदद से ही बहुत सारे बड़े बड़े काम हुए, लाइक इलिप्टिकल शेप का ऑर्बिट, है ना, ग्रेविटेशन लॉ न्यूटन का, इसी से निकल के आया सब कुछ। बहुत खूबसूरत लॉ है ये, कैसे काम करता है इसको देखना है आगे। तो बेसिक ग्रेविटी कहां से स्टार्ट हो रही है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट कहां से आया, जोहानस केपलर से, क्योंकि जो स्टेटमेंट केपलर ने कही थी वही तो न्यूटन की थ्योरी में आई है ना। लेकिन न्यूटन की थ्योरी में क्या बन के आई है, न्यूटन की थ्योरी में वो स्टेटमेंट एज ए फोर्स काम कर रही है ना। फोर्स क्या है, जितनी दूर जाओगे प्लेनेट को लेकर उतनी फोर्स कम होती जाएगी। और केपलर ने क्या कहा था कि मोटिव पावर रेडिएटेड बाय सन, जितना प्लेनेट दूर जाएगा उतना ही वो स्लो घूमेगा, अपने इस फॉर्मूले से। तो न्यूटन ने ग्रेविटी को ऐसे फोर्स लेकर आए, बाकी ये सब लोगों को इतना था कि ये हो रहा है ऐसा, लेकिन क्यों हो रहा है ये नहीं पता था, इसका कॉज, और कॉज को हम डायनेमिक्स में पढ़ेंगे जब फोर्स आ जाएगा। चलो एक बार और देखते थोड़ा सा आगे इनका थर्ड लॉ, ठीक है। देखिए थर्ड लॉ के बारे में ना, उन्होंने ऑब्जर्वेशन से ये निकाला कि प्लेनेट जो जितनी दूर होगा सन से, कहां पर, ये ऐसे करके अगर एलिप्स बना ले, अगर सन यहां पर है और अर्थ यहां पर है, दूसरा प्लेनेट और यहां पर है, तीसरा और दूर है, तो जो जितनी दूर होगा उसको वापस आने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। और ये ट्रू है, क्योंकि जितना दूर है स्पीड उतनी कम है। कौन सी स्पीड, सीधा चलने वाली, जो स्पीड ऐसे चलने वाली है वो उतनी कम है, तो टाइम पीरियड भी ज्यादा लगेगा जो जितनी दूर होता जाएगा। उन्होंने इसको लॉ देख के बनाया कि स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस का मतलब क्या, कि ये जो एक्सिस है ये मेजर एक्सिस है ना। अब इसको यहां से अगर यहां बांट दे, ये क्या है, मेजर एक्सिस का हाफ, और हाफ को बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। तो ये डिस्टेंस को r, करेक्ट है। तो ये डिस्टेंस सेमी मेजर एक्सिस और ये
सेमी माइनर, लेकिन इसका हमें कोई यूज नहीं है क्योंकि ये एलिप्स इसके रेस्पेक्ट में बना है। जो इसके रेस्पेक्ट में बनता तो वो ऐसे बनता, ऐसे करके इस वाले के। लेकिन प्लेनेट ऐसे नहीं घूमते हैं, प्लेनेट मेजर एक्सिस के अबाउट। वो तो हमारा नजरिया देखने का कि वो कैसे घूम रहे। ओके, लिखते हैं इसको स्टेटमेंट में, स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल पीरियड। ये टंग ट्विस्टर की तरह काम करेगा, इसलिए आप इसको पढ़ के बोलना। स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ये इनका लॉ बन गया था। और यहां से ना हम इसको अगर आगे बढ़ाएं तो हम जानते हैं कि जब इस साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। 8th क्लास में पढ़ा है हमने, तो क्या आएगा, टी स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू में क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ये कांस्टेंट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है ये मायने। ये कांस्टेंट तब पता चलेगा जब हम न्यूटन्स की लॉ को पढ़ लेंगे, ग्रेविटेशन लॉ को, तब इस कांस्टेंट को समझना, क्योंकि ये उससे रिलेटेड है। तो क्या समझ में आ रहा है कि न्यूटन का लॉ और केपलर ये दोनों रिलेटेड है आपस में, और इनकी यही ब्यूटी है पूरे चैप्टर में, है ना। अब यहां को पढ़ के अगर हम आगे की बात सोचें तो क्या सोच सकते हैं, देखो जो न्यूटन के एप्पल वाली बात थी ना, उसको सोचो। लेकिन यहां पर हमारे लिए केपलर को अभी इतना समझा है, थोड़ा सा और आगे एडवांस समझेंगे। हाँ, न्यूटन के जो एप्पल के गिरने वाली बात थी उसको कनेक्ट करना है अब। क्यों, नेचर ऐसे काम करता है पता लग रहा था, लेकिन क्यों करता है नहीं पता लग रहा था। तो न्यूटन, गैलीलियो, इन सब ने मिलके ग्रेविटी में बहुत बड़ा रोल निभाया। और भी साइंटिस्ट हैं, कार्ल फ्रेडरिच गॉस, और भी बहुत सारे, आर्किमिडीज भी हैं जिन्होंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में अच्छी खासी मैथमेटिक्स दी थी इन्होंने। तो बहुत सारे लोग थे ग्रेविटी को एक्सप्लेन करने में। अच्छा, जब न्यूटन ने एप्पल वाली बात थी ना, एक बार उसको फिर से देखते हैं कहानी के रूप में छोटा सा, क्योंकि ये तो बहुत फेमस है। कि एक एप्पल जब उनके पास गिरा तो उन्होंने ये सोचा कि एप्पल जैसे गिरता है, क्या मून नहीं गिर सकता, मून को भी गिरना चाहिए, और हो सकता है कि अर्थ ऊपर जा रही हो, क्योंकि न्यूटन को तो इतना आइडिया हो चुका था कि यूनिफॉर्म मोशन क्या है, क्योंकि उन्होंने तो एक्सप्लेन किया बढ़िया से। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि अर्थ ऊपर जा रही हो या एप्पल नीचे गिर गया, लेकिन अर्थ इतना बड़ा मास है कि वो नीचे नहीं गिर सकता। तो उन्होंने नेचर को समझने के लिए अपने लॉ को एज ए फोर्स एक्सप्लेन किया कि एक फोर्स है जो उस एप्पल को नीचे खींचती है ना। अच्छा, आज की केवल मैं थोड़ी थोड़ी समरी बताऊंगा, फिर इसको फिनिश करते हैं, बाकी न्यूटन के लॉ को कल देखते हैं। तो उन्होंने एज ए फोर्स नेचर को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया कि जो चीजें घूम रही हैं, चल रही हैं, इनके पीछे एक कारण है, वो है फोर्स। कि प्लेनेट सन के अराउंड घूमते हैं, फोर्स है। एप्पल नीचे गिरता है, फोर्स है। तो सब चीजें फोर्स की वजह से हो रही हैं। और हम फेमस तरीके से क्या पढ़ते हैं कि एक बॉडी ये मास m1 और एक ये मास m2। न्यूटन के लॉ ने क्या बताया कि ये दोनों, इस पे ये फोर्स लगाएगा तो इक्वल एंड अपोजिट ये भी फोर्स लगाएगा। ये जो फोर्स लग रही है ये कौन सी है, इक्वल एंड अपोजिट, एक्शन रिएक्शन। और न्यूटन ने इसको बताया था ग्रेविटेशन। एक अलग से नाम दिया स्टडी करने के लिए, ग्रेविटेशन अलग से इसको बताया। और ग्रेविटेशन क्या है, एक फोर्स। तो इनके बीच में ऐसी फोर्स काम कर रही है। फिर फॉर्मूला उन्होंने बताया था ना कि फोर्स कितनी है, तो फोर्स है ये, है ना। अब देखो केपलर से कितना मैच करता है, जितनी डिस्टेंस बढ़ेगी फोर्स उतनी वीक होती जाएगी स्क्वायर में। मैच कर रहा है केपलर से।
और जितनी डिस्टेंस बढ़ रही है सन और प्लेनेट की फोर्स कम हो रही है, तो प्लेनेट बहुत धीरे घूमेगा। तो आ गए ना उसी बात पे, ये उन्होंने ऐसे एक्सप्लेन किया और इसलिए न्यूटन को बहुत ऊपर माना गया, क्योंकि उन्होंने कैलकुलेशन टेक्निक दिया हमें। ये लॉ बहुत बढ़िया तरीके से चलता गया जब तक आइंस्टाइन ने ये नहीं पूछ लिया कि फोर्स तो जो न्यूटन ने बताया ये फोर्स तो इंस्टेंटेनियस है। इंस्टेंटेनियस का मतलब कि जैसे सन यहां पर, अर्थ यहां पर, लाइट को पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट्स। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन जब सन पे कोई हरकत होती है सपोज, तो अर्थ पर ग्रेविटी फोर्स के कारण वो तुरंत पहुंचना चाहिए था। लेकिन आइंस्टाइन की थ्योरी ये कहती है कि नथिंग कैन मूव फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट। अगर कोई भी चीज, कोई भी रफ्तार स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा नहीं हो सकती, तो ग्रेविटेशन में जो इंफॉर्मेशन है वो ज्यादा तेज कैसे पहुंच रही है? बल्कि 8 मिनट लेना चाहिए। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग वो इंस्टेंट था और आइंस्टाइन ने कहा इंस्टेंट नहीं होगा। तो ये न्यूटन एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और भी चीजें थी जो बहुत ज्यादा थे। आज के जो हम पढ़ रहे हैं कि न्यूटन की ग्रेविटी को डोमिनेट कर दिया आइंस्टाइन ने, कैसे कैसे किया उस पर भी एक बार नजर मारेंगे। क्या क्या उनके रिजल्ट थे, क्या क्या थ्योरी थी उनकी। आपके सिलेबस का नहीं है लेकिन जानना जरूरी है अगर ग्रेविटी पढ़ रहे हो तो, ठीक है। और बाकी हम और भी आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी इसको यहाँ पर फिनिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम और देखेंगे आगे, बट इसको पढ़ के आना एक बार। केपलर लॉ लाइक एक बहुत ही फेमस है, बहुत बढ़िया लॉ है, इसलिए मैं आपको पढ़ने के लिए टाइम दे रहा हूं। थोड़ा सा ध्यान लगाओ, थोड़ा सा पढ़ो, कि हमने भी कुछ चीजें ऐसी पढ़ी हैं जो कि फिजिक्स को समझने में हेल्प कर सकती हैं। लाइक यूनिफॉर्म मोशन के बारे में एक बार मैं डिस्कस करा था ना आपसे, सोचना। और हमें सेंटर ऑफ मास के बारे में पता है कि वो उसके अराउंड घूमती है बॉडी। तो ये सब चीजें अभी जो रिसर्च ग्रेविटी पे आइंस्टाइन ने किया, एक पुरानी बात है कि जो रिसर्च आइंस्टाइन ने ग्रेविटी पे किया उनकी थ्योरी भी अभी थोड़ी बहुत इनकम्प्लीट है। कुछ चीजें ऐसी जो एक्सप्लेन नहीं होती। हमें एक ऐसी थ्योरी चाहिए जो सब कुछ एक्सप्लेन करे, और हम ट्राई कर रहे हैं, लिख चुके हैं काफी कुछ चीजें, तो और भी करेंगे ना, ठीक है। तो अभी पहले इसको अच्छे से समझना। आप जो आपका मन करता है ये होना चाहिए वो लेकर आओ। आपने पढ़ा वो ठीक है, लेकिन आपका मन भी कुछ करता होगा कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, उसको लेकर आओ, एक्सप्लेन करो, ठीक है। ये सब काम आपको भी करने हैं।